तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बॉयलर्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द बॉयलर परफॉर्मेंस। बॉयलर परफॉर्मेंस में एक टर्म आती है कि बॉयलर एफिशिएंसी। बॉयलर एफिशिएंसी क्या होती है? रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूटिलाइज्ड इन जनरेशन ऑफ स्टीम टू द हीट सप्लाइड बाय द फ्यूल इन द सेम पीरियड। मतलब अगर हम एक सेम पीरियड की बात करें, एक सेकंड में, एक मिनट में या एक घंटे में, तो उस सेम पीरियड में कितना फ्यूल से हीट रिलीज हुआ है, दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर, और एक्चुअली स्टीम को जनरेट करने के लिए वाटर ने कितना हीट को एब्जॉर्ब किया है, तो दैट इज इन द न्यूमरेटर पार्ट। तो the ratio of the heat actually utilized in the generation of steam, मतलब वाटर ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया और फ्यूल से कितना हीट रिलीज हुआ, तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है? बॉयलर एफिशिएंसी। कैसे डिनोट करते हैं इसको? बॉयलर एफिशिएंसी ईटा बी से इसको डिनोट करेंगे। ईटा बी विल बी एमएस। एमएस क्या है? मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम, मतलब कितना स्टीम जनरेट हो रहा है। अब ये जो होगा रेट की फॉर्म में होगा, आइदर पर सेकेंड की फॉर्म में होगा, या फिर पर आवर की फॉर्म में होगा, या फिर पर मिनट की फॉर्म में होगा। और जिस यूनिट में हम एमएस को यूज करेंगे, स्टीम का जो रेट है यूज करेंगे, उसी यूनिट में हम मास फ्लो रेट भी यूज करेंगे। मतलब अगर स्टीम फ्लो रेट केजी पर सेकेंड में है, तो मास फ्यूल का जो फ्लो रेट है वो भी केजी पर सेकेंड में होगा। अगर ये पर मिनट में है तो ये भी पर मिनट में होगा। अगर एमएस पर आर में है तो ये भी पर आर। क्योंकि यहाँ पे H माइनस एच डब्ल्यू क्या है? स्पेसिफिक एंथैल्पी, जो कि होगी किलो जूल पर केजी में। और यहाँ पे CV है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, और इसकी भी यूनिट होती है किलो जूल पर केजी। तो इन दोनों की यूनिट किलो जूल पर केजी, और इन दोनों की यूनिट जब सेम होगी तभी जो एफिशिएंसी की यूनिट है वो डायमेंशनलेस हो पाएगी। तो बॉयलर एफिशिएंसी क्या होती है? एमएस मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम, कितनी स्टीम जनरेट हो रही है पर यूनिट सेकेंड या पर यूनिट टाइम में, और मल्टीप्लाइड बाई जितना हीट एब्जॉर्ब किया। कैसे पता लगेगा कि वाटर ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया? तो उसके लिए हम क्या देखते हैं? फाइनल एंथैल्पी ऑफ द स्टीम माइनस इनिशियल एंथैल्पी ऑफ द वाटर। मतलब वाटर जब बॉयलर में एंटर करता है उस समय पे उसकी एंथैल्पी HW कितनी है, और जब वो स्टीम बनने के बाद बॉयलर से निकलता है उस समय पे उसकी एंथैल्पी कितनी है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसका मतलब कि बाकी जो हीट है वो बॉयलर के अंदर वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली। तो दैट विल बी H माइनस एच डब्ल्यू डिवाइडेड बाई फ्यूल से कितनी हीट रिलीज हुई, उसको हम देते हैं MF, मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल इन द सेम पीरियड, जिस पीरियड में हम स्टीम ले रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो इस तरह से हमें आ जाएगा कि वाटर ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया पर सेकेंड या पर मिनट, और कितना हीट फ्यूल से रिलीज हुआ पर यूनिट टाइम। तो इधर इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? बॉयलर एफिशिएंसी, वेयर MF इज द मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल एंड CB इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल हो जाएगी। Now, if boiler, economizer, and superheater are considered as a single unit, then the boiler efficiency is termed as the overall efficiency of boiler plant. तो यहाँ पे अगर हम H माइनस एच डब्ल्यू जो ये ले रहे हैं, जो टोटल हीट एब्जॉर्ब की है, अगर हम उसको इकोनोमाइजर के इनलेट से लेके सुपर हीटर के एग्जिट तक लेते हैं, यानी कि उसमें क्या हो गया? इकोनोमाइजर भी आ गया, इवेपोरेटर भी आ गया जिसको हम बॉयलर बोल रहे हैं, और सुपर हीटर भी आ गया। तो तीनों को अगर हम यहाँ पे H माइनस एच डब्ल्यू, ये वाला जो पार्ट हमने लिया है, अगर हम HW लेते हैं एंथैल्पी एट द एंट्री ऑफ इकोनोमाइजर, और H लेते हैं हम एंथैल्पी एट द एग्जिट ऑफ सुपर हीटर, तो उसमें तीनों कंज्यूम हो गए। पहले क्या होगा कि वाटर उसमें इकोनोमाइजर में एंटर करेगा, उस समय पे HW उसकी एंथैल्पी होगी। तो जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा इकोनोमाइजर में, पहले अपने बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा, उसके बाद बॉयलर यानी कि इवेपोरेटर में जाके वो उसका फेस चेंज होगा, एंड देन उसका फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा सुपर हीटर में। तो अगर हम सब कुछ ये कंसीडर करेंगे तो फिर इसको एक सिंगल यूनिट मान के हम कंसीडर करते हैं, तो बॉयलर की एफिशिएंसी है वो हो जाती है ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर प्लांट, हम उसको बोलते हैं। और अगर हम सिर्फ बॉयलर की या सिर्फ इवेपोरेटर की एंथैल्पी हम यहाँ पे लेते हैं, एंट्री पॉइंट ऑफ इवेपोरेटर एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ इवेपोरेटर या बॉयलर, इसको हम लेते हैं, तब हम उसको बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। तो द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर कितनी हो जाएगी? वाटर ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की और फ्यूल से कितनी हीट रिलीज हुई, द रेशियो, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? बॉयलर एफिशिएंसी है। अब सवाल ये आता है कि जब वाटर ने जितनी हीट फ्यूल से रिलीज हुई वो सारी की सारी वाटर ने एब्जॉर्ब नहीं की, अगर की होती तो फिर बॉयलर की एफिशिएंसी 100% होती।
इसका मतलब ये है कि बाकी की जो हीट है वो कहीं ना कहीं लॉस हो गई। तो वो कहाँ कहाँ पे लॉस होती है उसको कंसीडर करते हैं हीट लॉसेस इन बॉयलर प्लांट। मतलब इकोनोमाइजर, इवेपोरेटर और सुपर हीटर में जो हीट के लॉसेस हुए, मतलब फ्यूल से जितनी हीट रिलीज हुई वो सारी की सारी वाटर ने एब्जॉर्ब नहीं की, बाकी की हीट कहाँ गई उसको हम देखते हैं ना। वो जो हीट है उसका अगर हम इवेल्यूशन करते हैं तो उसमें फर्स्ट आता है हीट लॉस्ट इन फ्लू गैसेस। जो फ्लू गैसेस सुपर हीटर के बाद बाहर निकल रही हैं, सुपर इकोनोमाइजर के बाद जो बाहर निकल रही हैं, उनके पास भी कुछ एनर्जी बची थी। तो इसका मतलब कि सारी की सारी हीट वाटर ने इकोनोमाइजर, इवेपोरेटर और सुपर हीटर में सारी एब्जॉर्ब नहीं की। कुछ हीट जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, फ्लू गैसेस हैं, वो भी लेके चला गई। तो उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे? हीट कैरीड अवे बाय ड्राई फ्लू गैसेस। जो ड्राई फ्लू गैसेस हैं वो कितनी हीट लेके गई हैं उसको कैसे निकालेंगे? Qg इज इक्वल टू mg। mg इज द मास फ्लो रेट ऑफ द गैस, cpg स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द गैसेस एंड tg माइनस ta। तो अगर उन गैसेस को हम एनवायरमेंटल टेम्परेचर तक कूल कर लेते हैं तो जितनी हीट वो रिलीज करते हैं उतनी हीट, इसका मतलब उनके पास ही जो वो लेके चली गई। तो Tg माइनस TA, द टेम्परेचर ऑफ द गैस आफ्टर लीविंग द इकोनोमाइजर, Tg, एंड TA इज द एनवायरमेंट टेम्परेचर। तो ये है ड्राई फ्लू गैसेस जो एनर्जी लेके गई हैं वो। नाउ हीट कैरीड अवे बाय स्टीम इन फ्लू गैसेस। तो फ्लू गैसेस में कुछ वाटर मॉइस्चर कंटेंट भी होगा और वो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद में वेपर बन गया होगा। तो इसका मतलब कि वहां पे भी जो फ्लू गैसेस है उसमें भी कुछ स्टीम होगी। तो उसकी एंथैल्पी कैसे हम कैलकुलेट, उसके पास कितनी हीट है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? QS विल बी ms1। ms1 क्या है? जो स्टीम है फ्लू गैसेस में उसका मास कितना है, मल्टीप्लाइड बाई द HS1 माइनस HW। मतलब उसकी एंथैल्पी कितनी है और माइनस HW, जब वो एंटर की थी उस समय पे उसकी एंथैल्पी कितनी थी। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि इस जो मॉइस्चर कंटेंट था, उस मतलब मॉइस्चर कंटेंट ने कितनी हीट एब्जॉर्ब कर ली। तो वो हीट हमारी लॉस होगी जो मॉइस्चर कंटेंट ने एब्जॉर्ब कर ली, और जो फ्लू गैसेस लेके चलेगी, ड्राई फ्लू गैसेस, वो हमारी हीट लॉस होगी। तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो यहाँ पे लॉस हो गया। दूसरा पार्ट है इसका हीट लॉस ड्यू टू अनबर्न्ड फ्यूल। जो फ्यूल अनबर्न्ड रह गया उसमें भी तो कुछ एनर्जी चलेगी। मान लो सपोज करो कि हमने 1 kg फ्यूल के हिसाब से कैलकुलेशन की कि 1 kg फ्यूल को अगर हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उससे 1000 किलो जूल एनर्जी निकलती है, जिसमें से हम ये मान दें कि 1000 किलो जूल एनर्जी अगर निकल रही है तो उसमें से 900 किलो जूल वाटर ने एब्जॉर्ब की। लेकिन सपोज कि 1 kg जो फ्यूल था वो जला ही नहीं, सपोज 900 ग्राम ही फ्यूल जला, तो इसका मतलब वो भी तो एनर्जी लॉस हो जाएगा। हम तो यही मान के चल रहे हैं ना कि 1 kg पूरे का पूरा जल गया और उससे 1000 किलो जूल एनर्जी निकल गई। लेकिन अगर 900 जला तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे भी ये भी जो अनबर्न्ड फ्यूल रह गया उसके पास भी कुछ एनर्जी रह गई। अगर वो भी पूरे का पूरा जल जाता तो वहां से भी कुछ एनर्जी रिलीज हो सकती थी और उसका भी कुछ पार्ट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकता था। तो ये भी जो प्रॉब्लम है, अनबर्न्ड फ्यूल वहां पे रह गया, ये भी जो हीट का इसमें भी लॉस हो गया ना। नाउ थर्ड पार्ट इज हीट लॉस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। अब क्या हुआ कि कुछ पार्ट तो अनबर्न्ड ही रह गया फ्यूल का और कुछ पार्ट पार्शियली बर्न्ड हो गया। तो जो पार्शियली बर्न्ड होता है वो आता है इनकम्प्लीट कंबशन। जैसे कार्बन, अगर उसको सफिशिएंट एयर मिलती है और सफिशिएंट टाइम मिलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है उसके पास अभी भी रह गई है, जो अमाउंट ऑफ हीट वो रिलीज कर सकता था। ठीक है, तो CO के पास, CO इज ऑल्सो ए फ्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो ए फ्यूल। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इसका मतलब अभी भी उस उसके पास, फ्यूल के पास कुछ एनर्जी है जो वो रिलीज कर सकता था। कैसे निकालते हैं हम इसको? हीट लॉस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन। तो देखिए, अगर जो कार्बन है वो 1 kg का कंप्लीट कंबशन हो जाता है तो उससे फिर 33,800 किलो जूल ऑफ हीट निकलती है 1 kg कार्बन से। अगर उसका कंप्लीट कंबशन हो जाता है और वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है तो उससे 33,800 किलो जूल ऑफ हीट रिलीज होती है। ठीक है, लेकिन अगर वो CO कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो फिर उससे 10,120 किलो जूल ऑफ हीट रिलीज होती है। इसका मतलब बाकी की जो हीट है, बाकी कितना बचा? 23,680 किलो जूल। ये जो हीट जो है वो लॉस हो जाती है अगर 1 kg कार्बन जलाया जाता है तो। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं मास ऑफ कार्बन 1 टू CO। मतलब अगर 1 kg कार्बन को हम जला रहे हैं, अगर 1 kg कार्बन पूरे का पूरा CO में कन्वर्ट हुआ, पूरे का पूरा CO2 में कन्वर्ट हुआ, तो 33,800 किलो जूल ऑफ हीट निकलेगी। और अगर पूरे का पूरा CO में कन्वर्ट हुआ तो 10,120 किलो जूल ऑफ हीट निकलेगी। लेकिन जरूर 1 kg में हो सकता है कि कुछ पार्ट पूरे का पूरा CO2 में कन्वर्ट हो गया और कुछ पार्ट CO में कन्वर्ट हुआ। तो पहले हमें ये निकालना होगा कि CO में कितना पार्ट कन्वर्ट हुआ।
तो CO में कितना पार्ट कन्वर्ट हुआ उसके लिए हम यूज करते हैं CO मल्टीप्लाइड बाई C, कार्बन शुरू में कितना था और CO उसमें से कितना निकलेगा, डिवाइडेड बाई जो आपका जो फ्लू गैसेस है उसमें CO कितना है और CO2 कितना है, ठीक है। तो CO प्लस CO2, तो इससे हमारा निकल जाएगा कि मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना है। तो ये आ जाएगा मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल लेंगे। अब जितना मास कार्बन मोनोऑक्साइड का बचा उसको अगर हम 23,600, क्योंकि 1 kg में तो इतनी हीट का लॉस हो रहा है, तो फिर mkg यानी कि जितना kg CO का है उससे कितना लॉस होगा, तो उसको अगर हम 23,680 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कि इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से 1 kg फ्यूल का अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उसमें जो CO बचता है उसकी वजह से कितनी हीट का लॉस हो जाता है। तो दिस एक्सप्रेशन विल गिव द हीट लॉस ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन। नेक्स्ट है कन्वेक्शन एंड रेडिएशन लॉसेस। अब कन्वेक्शन और रेडिएशन की वजह से भी तो कुछ लॉस हुए होंगे जिनको हमने इसमें कंसीडर नहीं किया है। तो हीट लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन और रेडिएशन की वजह से जो हीट लॉस हो रहा है उसको हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट Cv ऑफ फ्यूल की जितनी कैलोरीफिक वैल्यू थी फ्यूल की माइनस हीट यूटिलाइज्ड फॉर स्टीम जनरेशन, स्टीम जनरेशन में कितनी हमने हीट को यूटिलाइज किया, माइनस लॉसेस इन सेक्शन 1 to 3। अब इसको समझते हैं कि टोटल कैलोरीफिक वैल्यू कितनी थी फ्यूल की। सपोज 1000 किलो जूल जो थी वो कैलोरीफिक वैल्यू थी फ्यूल की। अब उस 1000 में से 900 किलो जूल जो है वो स्टीम जनरेशन में यूज हो गई, और उसके बाद यानी कि 100 किलो जूल जो हीट लॉस्ट हुई है उसको 4 रीजन में हो रही है। पहला जो रीजन है वो क्या है, जो फ्लू गैसेस लेके चलेगी। दूसरा जो रीजन है वो क्या है, अगर मास अनबर्न्ड रह जाता है। तीसरा जो सेक्शन है उसमें क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन है। तो अगर इन तीनों सेक्शन में सपोज 80 किलो जूल हीट हमारी लॉस होती है तो 900 कहाँ पे यूज हो गई थी, स्टीम कन्वर्जन में। 80 कहाँ पे हो गई है, 1 to 3 सेक्शन में, इन तीनों सेक्शन में जो लॉस हुआ हीट का। तो टोटल कितना हुआ 980, लेकिन रिलीज कितना हुआ था 1000। तो 1000 में से 980 अगर हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा 20। इसका मतलब 20 किलो जूल ऑफ हीट कहाँ पे लॉस हो रही है, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन में लॉसेस हो रही है। तो ये था बॉयलर इफिशियंसी एंड बॉयलर से जो लॉसेस होते हैं। हम सॉल्व करेंगे बॉयलर का एक न्यूमेरिकल है। द स्टीम यूज्ड by the turbine is 5.5 kg per kilowatt hour at a pressure of 45 bar and a temperature of 350 डिग्री सेल्सियस। मतलब बॉयलर से एग्जिट होने के बाद जो स्टीम रेट है दैट इज 5.5 kg पर किलोवाट आवर है, और प्रेशर और टेम्परेचर उसका कितना है 45 बार एंड टेम्परेचर इज 350 डिग्री सेल्सियस। The efficiency of boiler is 82%. Efficiency of boiler is 82% with feed water at 150 डिग्री सेल्सियस। मतलब 150 डिग्री सेल्सियस पे जो फीड वाटर है वो बॉयलर में एंटर करता है और बाहर निकलता है 45 बार एंड 350 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बनने के बाद। तो हमें क्या निकालना है, मास ऑफ कोल रिक्वायर्ड पर किलोवाट आवर। मतलब अगर 5.4 kg पर किलोवाट आवर की स्टीम हमें चाहिए टरबाइन के एंट्रेंस पे, तो कितना मास कोल का रिक्वायर्ड होगा पर किलोवाट आवर। एंड द सेकंड थिंग पूछिए कि अगर कॉस्ट कॉल का पर टन के हिसाब से 500 रुपीज है, देन व्हाट इज द फ्यूल कॉस्ट। मतलब पर किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, स्टीम जनरेशन के लिए हमें कितना कॉस्ट पड़ेगा फ्यूल का। कैलोरीफिक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 28,100 kg पर किलो जूल पर केजी, और साथ ही साथ बॉयलर के एग्जिट पे स्टीम की प्रॉपर्टीज भी गिवन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको हम देख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, स्टीम फ्लो रेट दैट इज 5.4 kg पर किलोवाट आवर, ये तो स्टीम फ्लो रेट दिया हुआ है। उसके बाद प्रेशर और टेम्परेचर जो कंडीशन है वो दी हुई है, जो यहाँ पे जिस कंडीशन में हमें वैल्यू भी दी हुई है स्टीम टेबल में, एक छोटे से स्टीम टेबल में ये भी गिवन रहेगा। देन बॉयलर की जो इफिशियंसी है वो भी गिवन है, दैट इज 82%। बॉयलर की इफिशियंसी जो है वो है 82% विद द फीड वाटर टेम्परेचर, यानी कि फीड वाटर टेम्परेचर भी यहाँ पे दिया हुआ है। एंड फीड वाटर टेम्परेचर इज T of feed water is 150 डिग्री सेल्सियस।
नाउ अब हमें डिटरमाइन क्या करना है, और कैलोरीफिक वैल्यू भी गिवन है। कैलोरीफिक वैल्यू इज 2800 किलो जूल पर केजी में, ठीक है। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, फीड वाटर टेम्परेचर, बॉयलर की एफिशिएंसी और स्टीम का मास फ्लो रेट गिवन है। एक चीज और यहाँ पे गिवन है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल या कोल पर टन में जो दी हुई है दैट इज ₹500। तो ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, मास ऑफ कोल रिक्वायर्ड पर किलोवाट आवर। तो मास ऑफ कोल पर किलोवाट आवर निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज करते हैं एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर विल बी मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इनटू एच, जिस एंथैल्पी पे वो एग्जिट हो रही है बॉयलर से, माइनस एच डब्ल्यू, जिस एंथैल्पी पे वो बॉयलर में एंटर की थी, डिवाइडेड बाय द एमएफ मास फ्लो रेट ऑफ कॉल मल्टीप्लाइड बाय द कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ms मल्टीप्लाइड बाई वाटर ने कितनी हीट को एब्जॉर्ब किया और जो स्टीम का मास फ्लो रेट है, ठीक है। तो इससे हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कैलोरीफिक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल हमें निकालना है, ms क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि h माइनस एच डब्ल्यू को अभी हमें फाइंड आउट पहले करना पड़ेगा। तो h माइनस एच डब्ल्यू क्या है, एट 45 बार, अगर हम देखें इसको तो एट 45 बार and 350 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम स्टीम की प्रॉपर्टीज को देखें, स्टीम की प्रॉपर्टीज को देखें अगर हम, तो वो उसकी एंथैल्पी इस पॉइंट पे कितनी होगी, उसकी एंथैल्पी एच एस यू सुपर हीटेड रीजन में क्योंकि है, तो वो क्वेश्चन में गिवन है 3068.4 किलो जूल पर केजी में आ जाएगी, ठीक है। इसकी एंथैल्पी तो एक क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। फीड वाटर जो एंटर किया बॉयलर में उसकी एंथैल्पी एच डब्ल्यू वो कितनी होगी, सपोज हम मान के चलते हैं कि जो वाटर का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से और 150 डिग्री सेल्सियस तक आया, तो उसके पास एंथैल्पी कितनी होगी, कितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, दैट विल बी द सीपी ऑफ वाटर, दैट विल बी द सीपी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर जितना उसका है, टी ऑफ फीड वाटर का टेम्परेचर माइनस 0 से हम ये मान के चले कि 0 डिग्री सेल्सियस से वो वहां तक आया था, ठीक है। तो कितनी एंथैल्पी हो गई उसकी, उसकी एंथैल्पी यहाँ पे अगर हम इससे निकालेंगे तो सीपी ऑफ वाटर इज 4.18 और जो वैल्यू है टेम्परेचर की 150 डिग्री सेल्सियस वो क्वेश्चन में गिवन है। तो 150 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 से अगर हम निकालेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे एंथैल्पी इसकी आ जाएगी 627 किलो जूल पर केजी में ये आ जाएगी। अब दोनों एंथैल्पी हमारे पास आ गई हैं। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके यहाँ से ये सारी वैल्यूज को अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो mf की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कि mf की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए जो ms की यूनिट, तो यहाँ पे तो हमें mf की यूनिट कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब mf की यूनिट सेम आएगी जो ms की यूनिट है, और ms की यूनिट क्या है, ms की जो यूनिट है दैट इज केजी पर किलोवाट आवर, और केजी पर किलोवाट आवर में ही हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सारी वैल्यूज निकालने के बाद इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 0.572 केजी पर किलोवाट आवर। तो मास ऑफ कोल जो पूछा गया था फर्स्ट पार्ट में, क्या पूछा था, मास ऑफ कोल रिक्वायर्ड पर किलोवाट आवर, तो मास ऑफ कोल पर किलोवाट आवर में कितना हमने फाइंड आउट किया, 0.572 केजी पर किलोवाट। तो अब सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ फ्यूल। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल हमें दी हुई है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर टन के हिसाब से हमें दी हुई है, लेकिन हमें पर किलोवाट आवर में निकालनी, तो उसके लिए हमने मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया है। तो मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल फाइंड आउट करने के बाद हमें निकालना है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ
फ्यूल, तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल अगर हम निकालेंगे तो 500 पर टन में दी हुई है, हमें निकालनी है 5 केजी में, तो केजी में कितना हो जाएगा 500 रुपीज, 5000 पर टन है, तो पर टन को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000, यानी कि 500 डिवाइडेड बाई 1000 पर केजी में इतनी तो उसकी कॉस्ट हो गई। और पर किलोवाट और कितना केजी वो कंज्यूम कर रहा है, दैट इज 0.572। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रुपीज 0.286 पर किलोवाट आवर। तो पर किलोवाट आवर में कॉस्ट कितनी आ गई है, रुपीज 0.286, यानी कि हम कह सकते हैं कि 28.6 पैसे, 28.6 पैसे पर किलोवाट आवर में जो इसकी फ्यूल की जो कॉस्ट है। तो ये तो फ्यूल की कॉस्ट है, और भी अदर टाइप की कॉस्ट होती है पावर प्लांट में। तो ये फ्यूल की कॉस्ट जो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए पड़ती है पर किलोवाट, और स्टीम जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फ्यूल की कॉस्ट कितनी आएगी 0.286। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जो पूछा गया है वो फाइंड आउट करना है। बॉयलर्स, न्यूमेरिकल ऑन बॉयलर। क्वेश्चन क्या है, बॉयलर प्रोड्यूसेस 2000 kg of dry saturated steam per hour. That means ये क्या गिवन है, 2000 kg per hour is the mass flow rate of steam, and ये steam किस कंडीशन में आ रही है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, ठीक है, एट 10 बार। तो उस पर प्रेशर भी दिया हुआ है 10 बार, मतलब अगर हमें इसकी एंथैल्पी फाइंड आउट करनी होगी तो 10 बार पे हम Hg की वैल्यू देख लेंगे, तो वो हमें इसकी एंथैल्पी भी मिल जाएगी। एंड फीड वाटर इज हीटेड बाय एन इकोनोमाइजर टू ए टेम्परेचर ऑफ 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो बॉयलर में एंटर कर रहा है, बॉयलर में जो एंटर कर रहा है वो 110 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो एंटर कर रहा है। Now 225 kg of coal of a calorific value of 30,100 kilojoule per kg is fired per hour. मतलब mass of fuel fired is 225 kg per hour and the calorific value of the coal is 30,100 kilojoule per kg. Now if 10% of the coal remains unburned, मतलब अगर 10% कोल जो है वो अनबर्न रह जाता है, तो फिर बॉयलर की इफिशियंसी कितनी होगी और बॉयलर और ग्रेट की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी होगी। तो बॉयलर की इफिशियंसी तो हम फाइंड आउट करेंगे अगर हम 10 kg मास जो अनबर्न रह गया उसको अलग कर देते हैं, तो जितना मास बर्न हुआ, मतलब जितनी जो फ्यूल है वो रिलीज, जितनी एनर्जी फ्यूल के जलने से रिलीज हुई, भाई जो फ्यूल जला ही नहीं तो उससे एनर्जी कैसे रिलीज होगी। इसलिए बॉयलर की इफिशियंसी को कैलकुलेट करते हैं हम, ये जो 10% अनबर्न रह गया इसको अलग कर देते हैं, और उसके हिसाब से जितना मास जो है बर्न हुआ उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे, इफिशियंसी को कैलकुलेट करेंगे। बट मास अगर अनबर्न रह जाता है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेट। तो इसीलिए जब हम बॉयलर और ग्रेट की कंबाइंड इफिशियंसी को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमें पूरे का पूरा मास जितना हमने सप्लाई किया था 225 kg पर आवर, उस पूरे मास के बेसिस पे हमें उसकी कैलकुलेशन करनी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, गिवन इज mass of steam that is 2000 kg पर आवर, ये गिवन है, और जो कंडीशन है स्टीम की जो बाहर आ रही है दैट इज ड्राई सैचुरेटेड, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 1, और स्पेसिफिक एंथैल्पी हो जाएगी उसकी Hg। फीड वाटर टेम्परेचर, जो फीड वाटर से जो टेम्परेचर है उसका वो कितना है 110 डिग्री सेल्सियस, दैट इज अ फीड वाटर टेम्परेचर। मास फ्लो रेट कितना है, मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल इज, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इज 225 kg पर आर में, इसका भी मास जो है वो गिवन है kg पर आर। कैलोरीफिक वैल्यू भी गिवन है, कैलोरीफिक वैल्यू इज 30,100 किलो जूल पर kg में इसकी वैल्यू है कैलोरीफिक वैल्यू। एक और चीज यहाँ पे गिवन है दैट इज परसेंटेज ऑफ कोल जो अनबर्न रह गया है, अनबर्न जो कोल रह गया है दैट इज 10%, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमें निकालनी है पहले बॉयलर की एफिशिएंसी। बॉयलर की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम इसमें जो बॉयलर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। तो बॉयलर की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें स्टीम की कंडीशंस पहले फाइंड आउट करनी होगी, मींस एंथैल्पी ऑफ स्टीम एट द एग्जिट ऑफ बॉयलर एंड एंथैल्पी ऑफ स्टीम एट द एंट्रेंस ऑफ बॉयलर, ठीक है। तो एग्जिट पे उसकी एंथैल्पी निकालने के लिए उसकी जो वैल्यू है 10 बार पे हमें देखनी पड़ेगी Hg की वैल्यू। तो 10 बार पे एट 10 बार जो एंथैल्पी की वैल्यू होगी Hg, वो तो यहाँ पे स्टीम टेबल से हम देख सकते हैं
ये जो वैल्यू है वो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, यानी कि 2776.2 किलो जूल पर केजी। बट जो उसके एंट्रेंस पे वैल्यू होगी, बॉयलर के एंट्रेंस पे जो वैल्यू होगी एंथैल्पी की, वाटर की, वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी। दैट मीन्स सीपी ऑफ वाटर और माइनस टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर जो एंटर कर रहा है माइनस सी। ठीक है, तो सीपी ऑफ वाटर इज 4.18 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर कितना है 110 माइनस 0, तो इसकी जो एंथैल्पी है वो आ जाएगी आपकी 459.8 किलो जूल पर केजी में वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ वाटर। अब हम इजीली यहाँ से बॉयलर की इफिशियंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। बॉयलर की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, क्या होती है बॉयलर की इफिशियंसी, MS H माइनस HW डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल मल्टीप्लाइड बाय द कैलोरी फ्यूल। लेकिन अभी हम यहाँ पे बॉयलर की इफिशियंसी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बॉयलर की इफिशियंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले मास को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मास को हम फाइंड आउट करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कि कितना जो मास है उसका, दैट मीन्स मास ऑफ फ्यूल या मास ऑफ कोल बर्न्ड कितना हुआ। ठीक है, तो 225 तो पूरा सप्लाई किया था, उसमें से 10% अनबर्न्ड रह गया, यानी कि कितना चला 90%। तो ये आ जाएगा 202.5 kg पर आवर जो फ्यूल है वो पॉइंट। ठीक है, तो अब हम बॉयलर की इफिशियंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इफिशियंसी ऑफ बॉयलर विल बी मास ऑफ स्टीम 2000। देखिए 2000 kg पर आवर में स्टीम का मास भी है और 2000 जो kg पर आवर में फ्यूल का मास भी है, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 2776.2 माइनस 459.8 एंड डिवाइडेड बाय, तो बॉयलर की एफिशिएंसी निकालते हुए हमें मास यूज करना है सिर्फ जो बर्न्ट हुआ है, तो बर्न्ट कितना हुआ है 202.5 और उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितनी है 30,001। तो यहाँ से बॉयलर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 75.9%। अब हमें कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी है। कंबाइंड एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर एंड ग्रेट, तो उसके लिए भी बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला यूज होगा, 2776.2 माइनस 459.8 डिवाइडेड बाय, अब मास ऑफ फ्यूल बर्न्ड जो हुआ ग्रेट पे तो हमने पूरा दिया ना, तो ग्रेट और बॉयलर दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालने के लिए अगर हम पूरा मास उसको सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरे मास की वैल्यू को हमें पुट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो सारी वैल्यूज हैं वो सेम रहेगी। अब देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे 202.5 था और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 225 है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ी है, इसका मतलब एफिशिएंसी की वैल्यू अब यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इसके अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी की वैल्यू आएगी 68.4%। तो इस तरह से हमें जो बॉयलर का न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करना है। इस वीडियो में बस इतना ही।